हेलो दोस्तों, आप सबने सुना होगा रिसर्च के बिना कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं। पर आपको पता है कि रिसर्च का पहला स्टेप इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेलिटी। आज हम बात करेंगे कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है और कैसे आपको इसको टेस्ट करना होता है ताकि आप अपने रिसर्च का को सॉलिड बना सकें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि यह रिसर्च जर्नी में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करेंगे बेसिकली कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है। व्हाट इज हाइपोथेसिस? चलिए हाइपोथेसिस को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहे हो, डज रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो इस केस में आपका हाइपोथेसिस हो सकता है स्टूडेंट हु एक्सरसाइज रेगुलरली विल परफॉर्म बेटर इन एग्जाम देन दोज हु डोंट। यह एक क्लियर प्रेडिक्शन है जिसमें आप अपनी रिसर्च का टेस्ट करने वाले हो। ये हाइपोथेसिस दो टाइप की हो सकती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम बात करेंगे नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप यह मान के चल रहे हैं कि जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जिससे अगर हम वापस अपने एग्जाम्पल में देखें तो नल हाइपोथेसिस हो सकता है एक्सरसाइज का स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब है जो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो वो गलत हो सकता है और इस हाइपोथेसिस को हम प्रूव नहीं कर सकते, बस उसको रिजेक्ट करते हैं। अब हम दूसरे हाइपोथेसिस के ऊपर आते हैं। वो हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। अब जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो हम दूसरा हाइपोथेसिस भी बनाते हैं जिसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। यह वो हाइपोथेसिस है जो हम प्रूव करना चाहते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है स्टूडेंट हु एक्सरसाइज रेगुलरली विल परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं और अगर यह प्रूव होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा रिसर्च सक्सेसफुल था। तो ये हम दोनों समझ गए कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अब हम ये दोनों को समझ चुके हैं, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाई इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट? आप सभी को यह समझना जरूरी है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया है और उसको टेस्ट नहीं किया है तो आप कैसे जानेंगे कि आपका असम्पशन सही है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही आप अपने रिसर्च की फाइंडिंग को वैलिडेट कर पाते हैं। यह टेस्टिंग इंश्योर करती है कि आपका रिसर्च का रिजल्ट एक्चुअल है, फैक्ट है, ना कि बस एक प्रेडिक्शन या गेस है। अब हम आते हैं प्रोसेस के बारे में जानने के लिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस किस तरह का होगा। सबसे पहले आप अपने हाइपोथेसिस को बनाते हैं। उसके बाद आपको अपने डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। जो भी उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट या टेस्ट करने में हमको एज ए प्राइमरी डेटा की जरूरत पड़ती है। यह डेटा आपके रिसर्च का स्कोर होगा जिसे आप एनालाइज करेंगे। फिर स्टैटिस्टिकल टूल जैसे कि टी-टेस्ट है, chi-square टेस्ट है या एनोवा का यूज करके आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि ये चीजें हमको और आसानी से समझ में आए। स्टेप 1 होगा स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सबसे पहले आप अपना नल हाइपोथेसिस या H0 या H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 डिफाइन करना है। फिर स्टेप 2
सेट द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। यह वो लेवल होता है जहां आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने अपने रिजल्ट पर कॉमनली 0.05 का सिग्निफिकेंस लेवल यूज होता है कि सब स्टैंडर्ड पूरा है। अब तीसरा होता है डेटा कलेक्शन। तीसरा स्टेप हम डेटा कलेक्शन। अपने रिसर्च के लिए एक्यूरेट और रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करना सबसे जरूरी स्टेप होता है। आपको अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यह डेटा चाहिए ही चाहिए होता है। चौथा स्टेप हमारा होता है परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेस्ट। जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तब आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने के लिए जाते हैं। वो कोई भी टेस्ट हो सकता है, टी टेस्ट हो सकता है, चाहे स्क्वायर टेस्ट होता है, और सबका जो भी टेस्ट हो जो आपके हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। फिर पांचवा स्टेप होता है एनालाइज द रिजल्ट। जब रिजल्ट आता है तो आपको देखना पड़ता है कि पी वैल्यू क्या है उसकी। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हम छठे स्टेप की तरफ आते हैं, कंक्लूजन। फाइनली आप अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हो और यह डिसाइड करते हो कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो हम एक तरीके से समरी तरीके से इसको मान लीजिए कि आप अपने रिसर्च में स्टूडेंट के परफॉर्मेंस और एक्सरसाइज के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं। आपने नल हाइपोथेसिस बनाई थी कि एक्सरसाइज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो आपने देखा कि जो स्टूडेंट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेटर था। अब आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंफर्म होता है और आप यह कंक्लूजन निकालते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। तो ये सारी पूरी बातें हमने बता दी। अब हम इस चीज को अगर थोड़ा सा कंक्लूड करें तो दोस्तों ये बहुत बेसिक ओवरव्यू था हाइपोथेसिस का और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। मान लीजिए अगर आपने हाइपोथेसिस अच्छी तरह से फॉर्मुलेट किया और टेस्ट किया तो आपके रिसर्च को स्ट्रेंथ मिलती है। यह प्रोसेस आपको अपने रिसर्च रिजल्ट को एक्यूरेट तरीके से वैलिडेट करने में हेल्प करती है। अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया है तो आप अपने रिसर्च को एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो अपने रिसर्च में स्ट्रगल कर रहे हो। आपका रिसर्च जर्नी सक्सेसफुल हो यह हमारी दुआ है, आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।